हेलो प्यारे दोस्तों, आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का जो पेपर है हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2024 में एमजे कोड का ये पेपर है। ठीक है ना। तो पेपर आपका कोई भी कोड है तो हम लोग बस इसमें ये जानेंगे कि बोर्ड पेपर में किस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या यहाँ से आपके अधिकांश क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी का जो पेपर होता है ना, लगभग आपका 70 में 50 क्वेश्चन क्या होता है, प्री बोर्ड क्वेश्चन से ही आपके मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि बोर्ड पेपर में जो आपका समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। और आप सभी को पता होगा कि 15 मिनट आपको विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो प्रश्न में। आज से पूर्वक से आप प्रश्नों को पढ़े, फिर जो प्रश्न आपको आ रहा हो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, कह रहा है शुक्ल युग की काल अवधि कब से कब तक है। तो देखिएगा, काल अवधि से आपका बोर्ड पेपर में 1 नंबर जरूर आता है। 1 मार्क्स का आपका पूछेगा काल अवधि से। शुक्ल युग पूछ देगा, शुक्लोत्तर युग पूछ देगा, छावादी युग पूछ देगा, आधुनिक युग पूछ देगा। तो कोई ना कोई एक युग आपका जरूर पूछ देगा। तो फिलहाल आपका पूछा है शुक्ल युग की काल अवधि कब से कब तक है। तो देखिएगा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक को हम लोग शुक्ल युग की काल अवधि कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है छायावोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम बताइए। तो देखिएगा, छायावोत्तर जो युग के प्रमुख जो कवि हमारे हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा, भगवत शरण उपाध्याय ने ठूठा आम को क्या किया है, लिखा है। अच्छा, अगर पूछे ठेले पर हिमालय किसका है, तो ये धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का। तो ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है अधिकांश। ठूठा आम ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर क वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो ध्यान से देखिएगा, रस मीमांसा के जो आपके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर क क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन से हैं। तो ध्यान से देखिएगा, प्रमुख इतिहासकार यहाँ पर आपको हो जाएंगे राइट आंसर ग वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय आपके शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से आधुनिक काल की विशेषता कौन सी थी। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं आधुनिक काल की जो विशेषता होगी, विकल्प क और ख दोनों होगी। जीवन के यथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब आपका ग वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। विकल्प क और ख दोनों सही है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है साकेत महाकाव्य की रचना है। यहाँ से देखिएगा, महाकाव्य से संबंधित एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में फंसते हैं। साकेत जो आपकी रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की है। साकेत जो महाकाव्य है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगर एक क्वेश्चन और बनता है आपका, कामायनी बनता है। कामायनी का कामायनी कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। या तो जयशंकर प्रसाद का या तो मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य, दोनों में से कोई एक क्या होता है, बोर्ड पेपर में पूछता है। तो साकेत याद करके रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। और कामायनी जो है आपका जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं। तो इसका वो क्वेश्चन ढूंढा गया है, मिला नहीं है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं यहाँ पर, निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि कौन से हैं। तो रीतिकाल के 2 प्रमुख आपको कवि बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, पद्माकर भी हैं रीतिकाल के कवि और बिहारी भी हैं रीतिकाल के कवि। अर्थात आपका ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विकल्प क व ख दोनों, क्योंकि पद्माकर और बिहारी जो है रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा ललित ललाम के रचयिता है। तो ध्यान से देखिएगा, ललित ललाम के जो रचयिता है वो मतीराम है। कौन है, मतीराम है। ऑप्शन नंबर ख वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, हंसी हंसी भाजे देख दुल्ह दिगंबर को। तो मतलब इसमें कौन सा आपका पूछ रहा है, रस है।
कौन सा रस है? तो देखिएगा हंस हंस, हंसने का ही भाव उत्पन्न हो रहा है। जब हंसने की भाव उत्पन्न होगा वहां पर हास्य रस होगा। तो ग वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, हरिमुख मनहु मयंक। तो देखिएगा जिसमें मनहु जनहु ये शब्द आते हैं वो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर के वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा। उसके बाद कह रहा व्योम सिंध सख देख तारक बुध बुध दे रहा। तो कह रहा है इस पंक्ति के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा है? तो काउंटिंग कर लिया जाए मात्रा का। देखिए ये एक मात्रा हो गया, क्योंकि जो छोटा, ध्यान से देखिएगा हम लोग मात्रा कैसे काउंट करें, अ छोटा ई छोटा उ, ठीक है। ये सभी जो मात्राएं होती हैं और ए, ये सभी मात्राएं जो होती हैं आपके, ये एक एक मात्रा होती हैं। ठीक है। ए जो होता है ये दो मात्रा होती है। तो एक मात्रा के लिए खड़ी पाई होता है और दो मात्रा के लिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, इसको हम लोग दीर्घ भी कहते हैं। तो देखिएगा एक एक, ये भी एक होगा, ये ओ आया है तो बड़ा मात्रा होगा, मतलब दो होगा। हित आया, छोटा ही आया तो एक मात्रा होगा, तो आया तो एक मात्रा, लेख आया तो दो मात्रा, ख आया है तो एक मात्रा। जिसको काउंटिंग करते कितना, एक दो तीन चार पाँच, पाँच दो सात, सात आठ नौ 10 11। तो कितने मात्राएं हो रही है आपकी? 11। तो मतलब पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होंगी आपकी? 11 11 मात्राएं होंगी। ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है। तो देखिएगा उपसर्ग जो होता है पहले जुड़ता है, तो लगा सुधन दर्शन, सुदर्शन तो सु लगा है, तो ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा है, भवानी शंकर में समास है। भवानी शंकर में समास है, तो भवानी धन शंकर हो जाएगा, भवानी शंकर। तो जब आपका और का लोप होता है जिसमें, तो उस समास को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। आपको बस द्वंद्व समास और द्विगु समास ही पढ़ना है क्लास 10th में। कभी कभी आप जब गिनने वाला पद होगा तो वह द्विगु समास होगा। जैसे आपका कर दिया हमने पंचवटी, 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 तो पंचवटी आपका क्या होगा? द्विगु समास। हमने कर दिया नवरत्न, नव रत्न, गिनने वाला हो गया शब्द, तो ये आपका द्विगु समास हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। कह रहा कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कमल राजीव जलज आदि जो शब्द हैं आपके परिवाची शब्द हैं। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से देखिए, तद, तद कर रहा जो स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तो देखिएगा तासु होता है। क्या होता है? तासु। ठीक है। ख वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भगवान तेरा भला करे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका अपना इच्छा होता है, इच्छा के अनुसार किसी को आप आशीर्वाद देते हैं। ठीक है ना। तो जब इच्छा के अनुसार किसी को आप आशीर्वाद देते हैं, तो वहां पर आपका कह रहा है, यहाँ पर भगवान तेरा भला करे, तो आज्ञा दिया जा रहा है, गलत है, आज्ञा का शब्द ही नहीं है। इच्छावाचक, तो इच्छावाचक ही आपका है। खे वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह अब भी बैठ नहीं सकता, वाक्य का भाववाच्य में रूप होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग करें तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। मतलब वह अब भी बैठ नहीं सकता, तो इसका मतलब शुद्ध रूप से वाक्य होता है उससे बैठा नहीं जा सकता, उससे बैठा नहीं जा सकता, उससे अभी बैठा नहीं जाता। तो इसमें से हम लोग राइट आंसर लगाएंगे, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर कह रहा वह बैठ नहीं सकता अब, ठीक है, भाववाच्य सही है। उससे अब भी नहीं जाता बैठा, तो ये तो मतलब भाव जो इसका निकला थोड़ा खराब निकला। कह रहा उससे अब भी बैठा नहीं जाता, तो वही ऑप्शन गे वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उससे अब भी बैठा नहीं जाता। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, कह रहा 20 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक का अपना महत्व होता में पद परिचय होगा। तो यहाँ पर अपना जो शब्द है वो अपना शब्द किसमें होता है? गुण में बताता है, संख्या में बताता है, सार्वनामिक में बताता है, या निजवाचक होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा होता है ना, अपना, अपना, अपना का मतलब होता है खुद के लिए, निजी के लिए होता है। अपना जो शब्द प्रयोग करते हैं, कहते हैं ना कि वह अपना कार्य है, तो अपना कार्य के लिए मतलब
निज, निज का मतलब स्वयं के लिए जो चीजें होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा प्रत्येक का अपना महत्व होता है, तो यहाँ पर जो आपका वाक्य होगा निजवाचक विशेषण होगा, और ये पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग का मतलब खुद के लिए, पुरुष के लिए होगा, और ये एक वचन होता है। इसका महत्व जो होता है विशेष, विशेष के लिए होता है। मेरे पास कार है, तुम्हारे पास क्या है, ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो जब आपका एक विशेषता होती है, विशेष की बात यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे निजवाचक विशेषण पुल्लिंग एक वचन, और इसका जो महत्व होगा आपका वो विशेष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर, देखिएगा ये आप लोग को इससे पहले मैंने पेपर अपलोड किया था, वहां से भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था और बताया था। ये जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, ठीक है। तो कह रहा है जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। तो देखिएगा इस एक ही चीज से आपको पकड़ना है, पहाड़ काटा है। तो पहाड़ जो शब्द आता है वो किस चैप्टर से आता है और इसके लेखक जो है वो कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा, ये जो चैप्टर आपका है अजंता, अजंता की गुफाएं आप लोग जानते होंगे। फिलहाल आपका चैप्टर जो है अजंता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पेपर की दृष्टि से भी। अजंता, अजंता जो अजंता चैप्टर से लिए गया है, इसके जो लेखक है ना बाबू, श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। श्री भगवत भगवत शरण उपाध्याय, श्री भगवत शरण उपाध्याय जी इसके लेखक हैं, ठीक है। उसने अजंता की गुफाओं को, मतलब कह रहा पहाड़ काट काट कर, ध्यान से देखिएगा, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है, किंतु किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, ठीक है ना। मतलब जब पहाड़ में हम लोग डिजाइन उजाइन करते हैं, अजंता की गुफाएं आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे उसके बारे में आप लोग मैथ में, तो उसमें देखिए बहुत डिजाइन प्रकार का आपका मतलब उसमें लेख किया गया है चित्रों का। तो उसी चित्रों का लेख में श्री भगवत शरण उपाध्याय जी बताए हैं कि मतलब युग युग पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया जाएगा, उस लेख को क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, जाना जाएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में श्री भगवत शरण उपाध्याय जी ने क्या किया है, बताया है। तो यहाँ पर क्या रहा आपका प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ बोल दे रहे हैं, आप लोग क्या करिए कलम पैड उठा के लिख लीजिए जिसको लिखना नहीं आता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी 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 के गद्य खंड द्वारा संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक है श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अब इसमें आपको जो अजंता शब्द है और श्री भगवत शरण उपाध्याय है, आपको ब्लैक कलम से ही लिखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा में जितना आपका खींचा गया है उसी की आपको व्याख्या करना है, ठीक है। नहीं आएगा तो वही नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, तीसरा जो प्रश्न आपका कह रहा है व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है। तो इसमें देखिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा स्पष्ट रूप से उत्तर, तो इसको आप लोग देख कर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको या तो ये वाला करना है या तो ख वाला आपको ये वाला करना है, तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ किस चैप्टर का है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिवष्ट इसकी कि हमें अपने गुणों को कुंठित, और बाकी इधर है आपका है, कुंठित बनाकर जीना पड़े, चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या, अब देखिएगा ईर्ष्या शब्द आ गए, तो आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान से देखिएगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, आपका चैप्टर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, चैप्टर है ये, पाठ का नाम है। और इसके जो लेखक है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके जो लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी इसके लेखक हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, बस आपको ये जानना होता है कि किस पाठ का है, सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका यही आपका निभाता है, किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। तो पाठ जो है आपका ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, मेरे मन से, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, और इसके जो लेखक है आपके हैं, लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। श्री रामधारी सिंह
दिनकर, दिनकर जी इसके लेखक है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ और लेखक का नाम हो गया, पाठ का नाम हो गया इससे तू न गई मेरे मन से, लेखक जो आपके हो गए श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए। उसके बाद कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखा में जितना खींचा गया भाई इसी की व्याख्या करना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ईर्ष्यालु और चिंताग्रस्त व्यक्ति में क्या अंतर है, तो इसको पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना आपको। कह रहा है सागर निज छाती पर जिनके अगुणित अवड़ पोत उठाकर पहुंचाया करता था। तो ध्यान से देखिएगा, बस आपको पूरा नहीं पढ़ना, इसी जगह से मिल गया सागर निज छाती पर जिनके। तो ये जो चैप्टर आपका ध्यान से देखिएगा स्वदेश प्रेम है। कौन सा है, आप लोग पढ़े होंगे स्वदेश प्रेम, चैप्टर में आपका होगा स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम चैप्टर का नाम है। ठीक है, और इसके जो कवि हैं, क्योंकि यहाँ से पद्य हो गया तो पद्यांश में आपके कवि आते हैं। ये तो आपका हो गया पाठ का नाम, पाठ का नाम आपका हो गया स्वदेश प्रेम। इसके जो कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, राम नरेश, राम नरेश त्रिपाठी, त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी जी इसके कवि हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपको पूछेगा प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में लिखिए, तो संदर्भ आप लोग हिंदी में लिख लेंगे। उसके बाद कह रहे काव्य संदर्भ की स्पष्ट भी करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपका कर उपयुक्त पद्यांश से क्या तात्पर्य, तो इसे पढ़ेंगे क्या कहना चाह रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। उसके बाद कह रहा है नदियां जिसकी यश धरा सी बहती है अब भी निश वासर का आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब इसका आशय स्पष्ट करेंगे तो इसमें पढ़ लेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा सारा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग ये जो दूसरा पैसेज है कहाँ से आ गया है। ये पैसेज कह रहा है बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये किस चैप्टर का है, तो ये जो चैप्टर आपका है भारत माता का मंदिर, जो पाठ का नाम है, पाठ का नाम है आपका भारत माता के मंदिर, पाठ का नाम है भारत माता के मंदिर। इसके जो कवि हैं, इसके जो आपके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली, मैथिली शरण गुप्त जी। हमें लग रहा है ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं, ये पहली बार आपको पैसेज देख रहे होंगे। तो ये जो पैसेज है देख सकते हैं आप लोग भारत माता के आंगन में, तो ये जो पाठ का नाम ही है भारत माता के मंदिर, इसके जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके प्रश्न है, पैसेज दिए गए हैं। तो पैसेज ये है, कह रहा प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ को भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसको आप लोग संदर्भ वही होगा, पाठ का नाम सब वही लिखना है, बस चेंज कर देना। चलिए देखिए यहाँ उसके बाद कह रहा है दूसरा कवि ने सच्चे पुत्र की क्या परिभाषा बताई, तो इसमें पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा है सबका शिव कल्याण जहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ भक्ति का आशा स्पष्ट कीजिए। चलिए उसके बाद 23 नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना है और उनकी एक प्रमुख रचना लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों में से किसी एक को ही आपको लिखना है। उसके बाद कवि में आपके हैं निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है, या तो तुलसीदास, या तो महादेवी वर्मा, या तो माखनलाल चतुर्वेदी, तीनों में से किसी एक को लिखना है। तो ये 5-5 नंबर के आपके प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बोलते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं किस चैप्टर का है। कह रहा आम स्वीकृत समय, कह रहा इत कथिते तस्मिन नागरिके स ग्रामीण नागरिकम, तो ग्रामीण शब्द आ गया। तो ये आपका जो चैप्टर है ध्यान से देखिएगा प्रबुद्धो ग्रामीण है, प्रबुद्धो
संस्कृत का जो प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर से क्या किया गया है, लिया गया है। तो अनुवाद करने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना, और इसका संदर्भ लिखने में भी आपको आसानी हो जाएगी जब आपको पता चल गया तो। उसके बाद दूसरा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित प्रस्तुत पद्यांश कार का मतलब संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये आपका ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो 2 पैसेज है, ये 2 पैसेज अलग अलग है, तो इन दोनों में से किसी एक को ही करना है। तो ये जो, ध्यान से देख लीजिएगा, तो इस पैसेज का इसको मिला नहीं है, थोड़ा आप लोग इसको खोज लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग, ये वाला कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ किया हुआ कोई एक आप लोग श्लोक लिखना है, ये 2 नंबर का आपका है। उसके बाद कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका है, विद्या केन वर्धते, स्वकेतु कः आसीत्, चंद्रशेखर कः आसीत्, वाराणसी नगरी कीमत प्रसिद्ध, ठीक है। तो उसके बाद भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, 5 में से कोई आपके 2 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। तो ये तो सब लोग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग का एक शिकायती पत्र लिखे। तो 4 नंबर का ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए। देख सकते हैं बिजली विभाग का आपका कैसे लिखेंगे हम लोग इसको। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है सेवा में, उसके बाद नीचे लिखना है आपको बिजली विभाग। आप जहाँ से, यहाँ मेरठ है, गोरखपुर से, या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ से आप लोग ये सब लिख देंगे। उसके बाद आपका जो विषय होगा, आप विषय में लिखेंगे बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब आपको पर्याप्त बिजली क्या हो रही है, मिल नहीं पा रही है, इस कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, बिजली विभाग को एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उस पर आपका ये पत्र है। तो पत्र में क्या क्या लिखना है आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है मान्यवर या श्रीमान, यहाँ पर आप लोग शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं हम जैन नगर, या जिस नगर से आप लोग रहते हैं वहां पर आप लोग लिख सकते हैं, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है। तो गर्मी में आपको क्या होती है, सर्वाधिक आपको पानी की आवश्यकता होती है और अन्य कार्यों के लिए भी होती है। तो हम लोग को जो बिजली मिलती है, ध्यान से देखिएगा, मतलब बिजली जब आती है तभी हम लोग को पानी अच्छे से मिल पाएगा समय समय से। अगर आप बिजली समय समय से नहीं दे रहे हैं तो हम लोग को पानी और अन्य कार्यों को करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो इस कारण से मैं क्या कर रहा हूँ, बिजली की समस्या के लिए आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। तो आगे क्या है उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका है, कह रहा है, हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। उसके बाद इसको आप लोग इतना पढ़ लेंगे, नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। उसके बाद थोड़ा सी और आपको लिखना है, तभी आपको भरपूर 4 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद कह रहा है, हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि मतलब कब आपकी बिजली आ जाती है, कब कट जाती है, मतलब कोई पता ही नहीं। तो डे बाय डे चेंज ये रूट होता रहता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे, कह रहा हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है, खेद का मतलब होता है मुझे दुख है, कष्ट है, ठीक है, कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्रवाई संबंध में नहीं हुई है। तो ये आपका बिजली विभाग का आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आपको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद आपका 4 नंबर क्या होता है, कंप्लीट हो जाएगा। कह रहे इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है, शीघ्र कार्रवाई की आशा की जाए, ठीक है। हम हैं आपके जैन नगर निवासी। यहाँ पर आपको जो भी आपका लिखना है, नाम, मोबाइल नंबर, जो भी लिखना है यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये टोटल आप हो गया, तो देख सकते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आराम से आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद बिजली विभाग का आपका हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पे आपको क्या करना है, निबंध लिखना है।
परिश्रम सफलता की कुंजी है। उसके बाद कह रहा है भारतीय किसान का जीवन, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप। उसके बाद कह रहा है नारी सशक्तिकरण। तो चारों में से क्या करना है, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, अब निबंध आपके 7 नंबर के हो गए हैं, ठीक है ना, और उसकी जगह पर आपका एक आपका पत्र लेखन आ गया है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग जिस जिले से रहते हैं, ठीक है ना, तो वहां से आपको अपना ये इस प्रकार से पढ़ना होता है। अगर गोरखपुर जिले से हैं तो आपको मातृभूमि खंड काव्य करना है, मातृभूमि खंड काव्य। तो कह रहा किसी एक खंड का करना है, तो मातृभूमि खंड काव्य में आपको ध्यान से देखिएगा, या तो कोई एक सर्ग लिखना है, कोई एक सर्ग लिखना है, या तो आप चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्र आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं।